हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकमिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर मैटर। ठीक है ना। अब तक के हमारे दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। और कल आप एक बेसिकली टॉपिक यानी कि बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन भी बेसिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हो। सो आज के हमारे टॉपिक में हम लोग वी आर गोना स्टार्ट द चैप्टर मैटर। फाइन। जो हमारा पहला चैप्टर है 9th का, दैट इज मैटर। क्लियर। सो पूरा चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग एंड हम उसमें से मैटर शब्द को पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है ना। मैटर हर वो चीज थी जो बेसिकली स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका मास है एंड जो एक ऑफर रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर कर रहा है। क्लियर। सो आज के इस लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करके इसके फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। फाइन। तो यार देखा जाए, अगर पुराने जमाने की बात करें ना, तो बोला जाता था मैटर 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना। वही कि आकाश, पानी, हवा। ठीक है ना। तो पर अब जो है बेसिकली हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि मैटर जो है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। सो विल स्टार्ट विद द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फाइन। जितने भी पॉइंट है बेसिकली सबके काफी ज्यादा फिजिकल कह सकता हूं इलस्ट्रेशंस हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ आ जाने वाला टॉपिक है। पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई चीज है। ठीक है ना। यानी कि ये जो जो भी हमारे पास मैटर प्रेजेंट है वो अपने आप में उससे भी छोटे छोटे पार्टिकलों से मिला के बनी हुई चीज है। क्लियर। तो एग्जांपल करते हैं इस बात को समझने के लिए। फॉर इलस्ट्रेशन हम क्या कर सकते हैं। समझिए एक बीकर है आपके पास जिसमें आपके पास वाटर प्रेजेंट था। क्लियर। और इसमें आपने क्या करा, शुगर डाला। अब बेसिकली यार चीनी के जो पार्टिकल्स हैं जब आप मिक्स कर देते हो, देखो चीनी का पार्टिकल काफी बड़ा है। ठीक है ना। चीनी का पार्टिकल काफी बड़ा है। जब आप मिक्स कर देते हो, क्या आपको वो पार्टिकल एज इट इज दिखता है? सोचिए जरा। क्या वो चीनी का पार्टिकल जो काफी बड़ा था, क्या आपको एज इट इज दिखता है यहाँ पे कि ये यहाँ है? नहीं दिखता है। इसका मतलब ये जो एक चीनी का पार्टिकल था ये एक्चुअली में और भी बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकलों से मिलके बना होगा। इजंट इट? सोच के देखिए जरा। वो जो चीनी का पार्टिकल है वो आगे भी बहुत छोटे 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 पार्टिकलों से मिलके बना हुआ है। इज दैट थिंग क्लियर? इसका मतलब वो जो मैटर है, देखो ये चीनी का, मान लीजिए आप चीनी का एक दाना ले लेते हैं, तो हम अगर उसके ऊपर मैटर को जज करने की कोशिश करें, मैटर की फिजिकल नेचर को जज करने की कोशिश करें, तो जब वो बेसिकली डिसॉल्व कर दिया गया है तो वो अपने से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया होगा। जब वो डिसॉल्व हुआ होगा, जब वो यहाँ पे घुल चुका होगा, तो वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल में चला गया होगा। यानी कि ये एक चीज एक्चुअली में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल बन गई होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये एक पार्टिकल आगे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल बनाता है, जहां से हम कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर आगे छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना हुआ है। फाइन। इसको आप एक और नजरिए से भी समझ सकते हो। आप चीनी छोड़ो, पानी के नजरिए से समझ के देखो। ये पानी है, अगर ये सारे का सारा मैटर होता, इकट्ठा जुड़ी हुई चीज होती, ये छोटा छोटा पानी का जो बूंद, मतलब बेसिकली
पानी जो है वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल में सेपरेट ना होता, अगर अपने अपने छोटे पार्टिकल में एक दूसरे से दूर ना हो रखा होता या उनके बीच में स्पेस ना होती, तो क्या चीनी का पार्टिकल आने देता? वो नहीं आने देता। अगर ये सारे का सारा पानी इकट्ठा मैटर होता, छोटा 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 पानी मिला के ना बना हुआ होता, तो क्या वो चीनी अपने अंदर आने देता? नहीं आने देता। समझिए इस बात को जरा। ये जो पानी है, अगर ये छोटे 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 पानी के पार्टिकलों से मिलकर ना बना होता, पूरा लमसम में ये एक ही चीज होती, पूरा लमसम में ये एक ही पार्टिकल होता, क्या इसके अंदर चीनी आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। दोनों नजरिए से सोच के देखिए, आप ये बात समझ पाओगे कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई चीज है। क्लियर? अगर इससे भी मान, वैसे तो ये क्लियर है पर स्टिल एक और इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक और इलस्ट्रेशन हम कर सकते हैं इसको समझने के लिए। बड़ा सिंपल सा, सपोज पानी था ये, इसके अंदर मैंने KMnO4 यानी कि पोटासियम परमैंगनेट डाल दिया। क्लियर? तो ये बेसिकली काफी ज्यादा डार्क पर्पल कलर आता है। क्या है? सपोज ये डार्क पर्पल कलर है। समझने के लिए आप बिना KMnO4 के कोई पर्पल कलर भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं, ठीक है ना? तो आपने कोई पर्पल कलर डाला, फिर इसमें से 10 ml, पहले आपने 10 ml KMnO4 डाला, काफी डार्क पर्पल कलर बना। अब इसमें से 10 ml निकाला और यहां जो पानी प्रेजेंट था उसमें डाल दिया। अब होगा क्या? ये जितना डार्क है ये उतना डार्क नहीं आएगा, रिलेटिवली क्या आएगा? यहां पे लाइट पर्पल आएगा। द रीजन फॉर दैट, यार यहां तो हमने सीधा ओरिजिनल चीज डाली है, काफी डार्कनेस आ गई जितनी ये ला सकता था। अब ये जितना 10 ml लिया है वो आगे जाके धीरे धीरे करके पार्टिकलों में टूट गया होगा। सोच के देखिए, अगर ये 10 ml का 10 ml एसिड यहां लेके जाते तो कहीं यहां पे वो कलर आ जाता ना, यहां तो नहीं आता, पर ये तो पूरा अच्छे से पूरा फैल गया। इसका मतलब क्या है? वो 10 ml जो आपने डाला था वो छोटा 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 छोटा, एक एक ml के सॉरी, आधे आधे के सॉरी, और भी छोटे, पता नहीं कितने छोटे 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 कण बन के इस पूरे पानी के अंदर फैल गए होंगे। एंड जब वो बहुत ज्यादा छोटे 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 जाके फैल गए होंगे तो यहाँ डेल्यूशन बढ़ गया होगा। डेल्यूशन मतलब पानी ज्यादा है ये कम है, रिलेटिवली क्या आ गया? लाइट पर्पल। फाइन, आप करके देख सकते हो ये। अब यहां से 10 ml उठाया और अब किसी सी बीकर में डाल दिया। अब देखना, यहां भी पहले वाटर था, जब ये 10 ml डाला तो ये और भी लाइटर हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही हल्का पर्पल था, आपने इसका 10 ml लिया, वो और छोटे 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 पार्टिकल होके यहां फैल गया है और भी फीका हो गया। समझ पा रहे हो? मैटर एक्चुअली में बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बनी हुई चीज है। दैट इज मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकलों से बनी हुई चीज है, ये कोई कंटिन्यूस बड़ी चीज नहीं है। ये जो फोन है, ये जो मार्कर है, जो बोर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी एक चीज है। ये पता नहीं कितने पार्टिकलों से मिलके बना हुआ मैटर है। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अंडर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर पार्टिकलों से मिलके बना हुआ है। अब हम थोड़ा और डीप चलते हैं और पार्टिकल्स के नेचर के अंदर डुबकी मार के आते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का नेचर जानना ही एक्चुअली में फिर मैटर का फिजिकल नेचर कहलाएगा।
क्लियर? सो लेट्स हैव द पार्टिकल नेचर। ये एग्जांपल्स क्लियर है दोनों? मुद्दे की बात सिर्फ ये समझिए कि ये पूरे का पूरा एक मैटर नहीं है, वो एक्चुअली में छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना हुआ है। कोई दिक्कत? दोनों एक्टिविटी क्लियर है? आप दोनों ही बल्कि करके देख सकते हो। यहाँ जरूरी नहीं है आपके पास KMnO4 हो, अब कोई भी रंग डालिए, तो आप वाटर कलर डालिए, यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। क्लियर? तो लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, कि ये जो पार्टिकल्स की हमने बात करी है ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। क्लियर? जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस पार्टिकल्स के होंगे वही एक्चुअली में हमें मैटर का नेचर शो करेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। Characteristics of the particles of matter, ये ज्यादा अच्छा है by English। Find characteristics of the particles of the matter। Find matter के जो particles निकल के आए हैं उनके characteristics। अगर हम पहले की बात करें, these particles are very small। ये पार्टिकल बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। समझ के देखिए कैसे हम ये प्रूव करेंगे। इसके लिए जो इलस्ट्रेशन है वो क्या है? अभी वाला इलस्ट्रेशन समझ सकते हैं? मैं दोबारा ही बना रहा हूं। यहाँ पे कोई A बीकर था, यहाँ पे कोई B बीकर है, यहां से निकाल के मैंने 10 ml इधर डाल दिया है, तो वो यहां भी यूनिफॉर्मली फैल गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। वो 10 ml सपोज यहाँ 1000 ml है, इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ होगा? वो 10 ml अपने बहुत छोटे 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 पार्टिकलों में बिखर गया होगा। या अपनी वही पुरानी एग्जांपल याद करिए, क्योंकि अब तक हमने एक्चुअली में प्रूव ये किया है कि पार्टिकल्स वो जो है नेचर में बहुत ज्यादा छोटे हैं। क्लियर? तो लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। These particles have enough interparticle spaces between them। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में काफी ज्यादा, मतलब काफी हद तक इंटर पार्टिकल स्पेसिस हैं। सोच के देखिए कैसे प्रूव होगा ये। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, आप ये घर पे करके देख सकते हैं। एक ग्लास पानी लीजिए, ये लिया हमने पानी, और इसमें आप थोड़ी सी चीनी डालिए, ठीक है ना? एंड देन ऑब्जर्व, थोड़ा सा टेक्निकली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करिए क्या वाटर लेवल अप हुआ? आपके पास यहां तक पर्टिकुलरली पानी था, जब आपने चीनी मिलाई क्या वाटर लेवल अप हुआ? होना तो चाहिए था। थोड़ी सी चीनी मिलाई है, ऐसा नहीं बोरा भर के चीनी डाल दिया, थोड़ी सी चीनी। क्या हुआ? अब हुआ कि नहीं हुआ? सोच के देखो जरा। नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पानी के बीच के जो स्पेसिस हैं, देखो यहां से भी फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो रहा है, क्योंकि पानी एक्चुअली में एक पूरा मैटर नहीं, पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। पानी ये जो एक पूरा मैटर है उसके छोटे छोटे क्या हैं? पार्टिकल्स। उनके बीच में क्या है? स्पेसिस हैं। उन स्पेसिस पे कौन आके बैठ गया है? वो शुगर के छोटे 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 पार्टिकल। शुगर का इतना बड़ा दाना नहीं आगे बैठ सकता, क्योंकि शुगर का दाना भी तो आगे बहुत छोटे पार्टिकलों से मिलके बना हुआ है, और पानी भी आगे छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना हुआ। उन पार्टिकल्स के बीच में
पानी के उन पार्टिकल्स के बीच में जगह थी जहां शुगर के पार्टिकल जाके बैठ गए, जिसके कारण लेवल अप नहीं हुआ। आपके बेंचेस में, आपके बैठने पे अगर बेंचेस के बीच में जगह है और मैंने एक बंदा घुसा दिया तो मेरे को एक लेवल अप करके बेंच लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन। अगर दो पानी की बूंदों के बीच में या दो पानी के पार्टिकल्स के बीच में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में ही शुगर का पार्टिकल आके फंस गया तो लेवल अप नहीं होगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा चीनी बहुत ज्यादा डालोगे तो फिर जब वो सारी स्पेसिस भर गई, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जितनी स्पेसिस थी वो भर गई, अब उसके बाद तो लेवल अप होना ही है। पानी के पार्टिकल के बीच में भी तो गिनी चुनी स्पेसिस है ना। अब तुम लोग गिने चुने बच्चे ही अपने बीच में एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद तो बेंच नए लगाने ही पड़ेंगे, इजंट इट। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है भाई कि क्या ये लेवल अप हुआ? नहीं हुआ। एंड लेवल अप ना होने के पीछे क्या रीजन है? कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेसेस होती हैं। द वाटर लेवल इज नॉट अप। अब अपने हिसाब से लिखना, इस चीज को मैं बोल देता हूं, द वाटर लेवल इज नॉट अप बिकॉज the particles, the tiny particles of sugar are placed in the spaces left between the particles of water. The tiny particles of sugar are kept या placed between the enough spaces between the particles of water. कोई दिक्कत? Is that thing clear? इसका मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में इनफ इंटर पार्टिकल स्पेसिस हैं। Is that clear? These particles are continuously moving. ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, यानी कि ये रुके हुए नहीं हैं। आपको लग सकता है, यू माइट सीम कि भाई ये रुका हुआ है काम, पर एक्चुअली में रुका हुआ नहीं है। यू माइट सीम इट इज स्टैटिक बट इज डायनामिक। यार लगातार हिलता है ये। कैसे प्रूव करेंगे? सोच के देखिए, बड़ा सिंपल सा बात है। मान लीजिए कि मैंने इस कमरे में वहां पे परफ्यूम छिड़क दिया है, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 1 क्या है? परफ्यूम। अगर वहां पे परफ्यूम छिड़क दिया है तो क्या उसके वेपर ट्रैवल करते करते मेरे पास नहीं आएंगे? क्या वो स्मेल मेरे को नहीं आ रही? अब बच्चे कई बार कहते हैं सर स्मेल तो फिर आपने बोला था मैटर। अरे भाई, वो फील मैटर नहीं है। अब तो परफ्यूम की बूंद आ रही मेरे पास चल के, ठीक है ना, मेरे को उस मदहोश फीलिंग के अंदर लेके जा रही है। अरे किसने मुझे अट्रैक्ट किया? मुझे अट्रैक्ट किया बिकॉज ऑफ वेपर्स। उन दैट वेपर्स आर रिस्पॉन्सिबल, परफ्यूम वेपर्स। वो ट्रैवल करके नहीं आए क्या? इसका मतलब मैटर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। मैटर इज कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 1 है इसका क्या? परफ्यूम वाला। सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। वैसे परफ्यूम वाला काफी हद तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर कई बार फिर दिमाग में आता है कि सर वो जो एक गिलास पानी का पड़ा उसकी बूंद भी उठ के आएगी क्या? अरे ऑब्वियसली नहीं आएगी भाई। उसकी बूंद अपने एरिया में घूम रही होगी, अपने मतलब बेसिकली पानी के ग्लास के अंदर फिर रही होगी, तेरे पास थोड़ी उठ के आना है यार। वो परफ्यूम का वेपर था, उसने मुझे अट्रैक्ट करना था, कर लिया। पर पानी तो ऑब्वियसली नहीं उठ के आएगा ना, उसकी बूंद यार वो वहां पे ट्रैवल करेगा, ठीक है ना, वहां कंटिन्यूसली मोशन में होगा। प्रूव करके देखते हैं। एक और हमारे पास एग्जांपल होता है ऐसे ही, ठीक है ना। एग्जांपल 2 यानी कि इलस्ट्रेशन 2 है हमारे पास एक, जिससे हम ये समझ सकते हैं। बेसिकली पानी था और इसके बिल्कुल सरफेस पे हमने क्या किया? एक पोलन ग्रेन रख दिया। क्या रख दिया? छोटा सा पोलन ग्रेन। बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना। सो वो पोलन ग्रेन, एक छोटा सा पार्टिकल समझ सकते हो, आपने रख दिया एंड देन आपने उसे ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? जब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, वो पोलन ग्रेन कंटिन्यूसली सरफेस पे क्या हो रहा है? हिल रहा है। सपोज मैं ऊपर से देख रहा हूं तो क्या हो रहा है? ये कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे कंटिन्यूसली
घूम रहा है। क्यों? हमने तो वहीं रखा था। क्योंकि एक्चुअली में जो पानी के पार्टिकल सरफेस पे हैं वो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं। अब देखो भैया, सिंपल सी बात है, तुम एक भीड़ में खड़े हो, ठीक है ना, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वो उधर से धक्का मार रहा है, तुम इधर हो गए, इसने इधर से धक्का मार दिया, तुम इधर हो गए, क्या तुम मूव नहीं कर रहे? आर यू नॉट इन अ रैंडम मोशन? बिल्कुल, आप भी एक रैंडम मोशन में हो, पर आपको मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो भैया कर तो पोलन ग्रेन भी नहीं रहा, क्या कर हो रहा है? पानी जो कंटिन्यूसली एक रैंडम मोशन में है वो उस पोलन ग्रेन को धक्के मार रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अब हमें पोलन ग्रेन से कोई लेना देना नहीं था, हमारी तो बात इस बात से प्रूव हो जाती है कि भाई पानी के जो पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, यही तो प्रूव करना था। पानी के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली किस में है? एक रैंडम मोशन में है। अगर अब भी एक और चीज करके देखनी है तो एक और एग्जांपल है मेरे पास। वैसे ना इसको, ये जो मूवमेंट है इसको बेसिकली बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मूवमेंट। मतलब बेसिकली ये जो रैंडम मोशन है, फाइन, दिस वाज द बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, रॉबर्ट ब्राउन ने ये दिया था ब्राउनियन मूवमेंट, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है दैट इज ब्राउनियन मोशन। ठीक है ना? आप इसको समझने के लिए क्या कह सकते हो? द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल जिस रैंडम मोशन में होते हैं उस मोशन का नाम क्या है? ब्राउनियन मोशन। कोई दिक्कत? क्लियर? हम बात कर रहे थे एक ऐसे तीसरे एग्जांपल की जिससे आप ये एक बार और प्रूव करके देख सकते हो कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। फाइन, तो कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपलों की कोई कमी नहीं है। फाइन, तो ड्राइंग मेरा काफी अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा समझौता करेंगे। अरे वाह, काफी बुरा भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ तो कुछ नहीं है। क्लियर? तो यहाँ तो खाली है, सपोज वैक्यूम है या कैसे भी लगा लो, ठीक है ना? और यहाँ है कुछ, सपोज बेसिकली किसी भी कलर की गैस लगा लो, ठीक है ना, कलर्ड वेपर्स है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी भी चीज के कलर्ड, मान लो ब्राउन या पर्पल कलर के वेपर्स हैं, और यहाँ पे हमने बंद कर रखा है, ठीक है ना? तो होगा क्या कि हमने ये जो बीच का डिफरेंस है, ये जो बंद किया हुआ था, इसको मैंने क्या कर दिया, बेसिकली खोल दिया है। तो ये हुआ क्या कि अब मैंने इसे खोल दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इनके बीच का जो ये दीवार था, ठीक है ना, इनको खोल दिया है, इनको मिलन के लिए खाली छोड़ दिया है, इनकी जर्नी आगे बढ़ाई जा सकती है। तो क्या होगा, यहां भी और यहां भी क्या होगा, दोनों ही जगह ये कलर्ड वेपर्स आ जाएंगे। मानते हो ये बात? पहले से हल्का कलर होगा, मानते हैं। अगर यहाँ पे वो चीज डार्क है तो रिलेटिवली यहाँ पे दोनों जगह क्या होगा, लाइट होगा। पर हमें यार उस बात से मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो हमें पता है कि ये जो डार्क पार्टिकल्स हैं, डार्क वेपर्स हैं, वो तो ज्यादा होने के कारण जब फैल गए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटा पार्टिकल हम पहले ही कर चुके हैं एक पॉइंट कि पार्टिकल्स आगे छोटे छोटे में टूट जाता है। हमारा बेसिक मुद्दा क्या है यहाँ पे? हमारा बेसिक मुद्दा है कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। वो जो वेपर्स यहाँ थे, ठीक है ना, वो एक्चुअली में अब पूरे इसमें फैल गए। पेपर्स उतने ही रहेंगे। पहले सपोज वो 20 पेपर यहां थे तो डार्क था, अब वो यहां फैल गए हैं तो रिलेटिवली लाइट होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। पर पार्टिकल ट्रेवल करता है। आपके पार्टिकल आपके कमरे में छोड़ी हुई कोई गैस अगर गेट खुला होगा तो दूसरे कमरे में भी जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग। इज दैट थिंग क्लियर? दैट्स द पॉइंट नंबर 3, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नेक्स्ट द पॉइंट नंबर 4। फोर्थ इज the particles of matter have attractive forces between them.
के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मोहब्बत नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। भावनाओं पे काबू रखें। हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अरे अट्रैक्ट कर रहा है तभी तो भाई वो जो पानी के ग्लास का बूंद था भाग के मेरे पास नहीं आया, वरना बाकी पानी के बूंदों से वो दुखी होके मेरे पास आ जाता उड़ के। Isn't it? इसका मतलब हर पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेस हैं। अब वो वेपर क्यों आ गया, क्योंकि उनके फोर्सेस इतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। फाइन, क्योंकि हर पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ जरूरी थोड़ी है इतना अच्छा फोर्स हो, ठीक है ना। अब अपने ये वाले भाई साहब लगा लो, इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस कहीं और ज्यादा है और कहीं और कम है, क्योंकि हर पार्टिकल के साथ एक जैसी फोर्सेस थोड़ी हो सकती हैं यार। तो ये पक्का है कि मैटर के पार्टिकल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं एक दूसरे के लिए। अब ये दो तरीके की हैं, वन इज कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंड वन इज adhesive forces of attraction. Cohesive forces of attraction and adhesive forces of attraction. Cohesive, को मतलब सेम, ये है डिफरेंट। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। कोहेसिव मतलब सेम, यानी कि सेम सब्सटेंसेस के अंदर, सेम पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के लिए जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखता है वो कोहेसिव फोर्सेस है, ठीक है ना। आगे आएगा वो किस तरीके की बॉन्डिंग है, दैट इज अ हायर लेवल थिंग इन केमिस्ट्री, ठीक है ना। पर आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रख रहा है वो बेसिकली क्या है, कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि द अट्रैक्शंस बिटवीन सेम पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस। एंड यहां क्या है, डिफरेंट। सेम डेफिनेशन लिख सकते हो आप। एडहेसिव का मतलब एक एग्जांपल समझाता हूँ बहुत अच्छा। फेविकॉल देखा है ना, जो फेविकॉल का कोई भी पैकिंग है छोटा बड़ा, कभी भी उसमें देखना उसके नीचे लिखा था फेविकॉल एक एडहेसिव गम है। फेविकॉल एक एडहेसिव चीज है, हमेशा फेविकॉल के नीचे टैगलाइन में लिखा होता है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है दो अलग चीजों को जोड़ने के काम आता है, ठीक है ना। किसी के दिमाग में आ रहा हो सेम चीजें नहीं जोड़ सकते, अरे मतलब फीलिंग समझो भाई। एडहेसिव मतलब दो अलग चीजें जो टूट गई हैं उनको जोड़ने के काम आ रहा है। फाइन, सो दो सेपरेट या डिफरेंट चीजों के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बेसिकली क्या है, एडहेसिव फोर्सेस। एंड सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं, पानी की बूंद का पानी की बूंद के लिए वो कोहेसिव फोर्स है, एंड वो पानी की बूंद का उस शुगर के पार्टिकल के लिए जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स है। पानी का पानी के लिए कोहेसिव फोर्स है, पानी की बूंद का वो जो चीनी के पार्टिकल के लिए फोर्स है, जो उसके लिए वो, समझ रहे हो ना, जो वो फोर्सेस हैं वो बेसिकली क्या है, एडहेसिव फोर्सेस हैं। कोई दिक्कत, फाइन। सो हियर वी सम्स अप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मैटर। क्लियर? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड फर्दर विद दिस चैप्टर। तब तक पढ़ते रहिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और यार मुझे मेरे नंबर पे जरूर लिख के बताया करिए आपको ये लेक्चर कैसा लगा।